नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी बीकॉम बीए सेकंड ईयर के लिए आप फाउंडेशन कोर्स संस्कृत पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत मैंने आपको महान विभूतियों के बारे में परिचय कराने की एक सीरीज आरंभ की है, जिससे पहले की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं आर्यभट्ट के बारे में, वराहमिहिर के बारे में और महर्षि पाणिनि के बारे में। आइए आज पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। ठीक है, आज के समय में कौन ऐसा भारतीय होगा जो महर्षि पतंजलि के बारे में ना जानता हो। ठीक है, आप तो सब जानते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि के नाम से पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव के द्वारा स्थापित की गई और योग का प्रचार प्रसार भारत ही नहीं विश्व स्तर पर किया गया। तो महर्षि पतंजलि को पूरा विश्व अब जानता है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि क्या है, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, आइए आज उनके बारे में थोड़ा जानते हैं गहनता से। तो देखो, महर्षि पतंजलि का आप जो जानते हैं लोक व्यवहार से, समाज से, टीवी से, पत्रिका से, मीडिया से, है ना, तो स्वामी रामदेव के द्वारा आप जानते होंगे। तो आप जानते हैं कि योग के क्षेत्र में महर्षि पतंजलि का बड़ा योगदान रहा होगा, तभी योग गुरु ने उन्हें अपना आदर्श मान करके अपने कार्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इसका मतलब है योग के क्षेत्र में उनका महान योगदान रहा होगा, इतना आप अवश्य जानते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनका चिकित्सा के यानी आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बड़ा विशेष योगदान था। और एक विशेष बात जो महर्षि पाणिनि के बारे में आपने पढ़ी कि महर्षि पाणिनि बड़े वैयाकरण थे, है ना, एक व्याकरण के प्रकांड पंडित से भी आगे बढ़कर उन्हें संज्ञा दी जाए तो महर्षि पाणिनि उसके पितामह कहलाते हैं। तो महर्षि पाणिनि की जो विरासत थी उसे आगे बढ़ाने का जो काम किया वो महर्षि पतंजलि ने किया, यानी व्याकरण के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत कार्य किया। आइए बारी बारी से जानते हैं इनके कार्यों के बारे में। तो देखो, लिखा है कार्यक्षेत्र क्या है, कार्यक्षेत्र है इनका योग। मैंने बताया योग के, देखो योग तो बहुत समय से है भारत में, वेदों में भी उसके बारे में चर्चा आई है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों में चर्चा मिलती है। लेकिन योग को अष्टांग योग के रूप में परिणत करना, बांटना, है ना, उसका वर्गीकरण अष्टांग योग के बारे में करना। अष्टांग योग का मतलब होता है योग के 8 अंग होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको यही बता दूं। तो महर्षि पतंजलि को यदि योग से जोड़ा जाएगा तो उन्होंने योग को 8 भागों में बांटा और एक योग सूत्र नाम से एक महान ग्रंथ लिखा। तो उनका ग्रंथ एक योग से संबंधित है, उसका नाम क्या है, योग सूत्र, जिसमें उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं, जिसे आप अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें अष्टांग योग के प्रणेता भी कहा जाता है महर्षि पतंजलि को। और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा योग से संबंधित, योग सूत्र, जिसमें उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं। ठीक है, 8 अंग मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला अंग है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम और 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। ठीक है, योग के अंग हैं ये, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने का समय भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। यदि आपके अंदर जिज्ञासा हो तो आप नेट वगैरह से सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 8 भाग उन्होंने बताए, योग के 8 अंग बताए महर्षि पतंजलि ने। और किस ग्रंथ में बताए, तो योग सूत्र नामक ग्रंथ में बताए और योग को स्थापित किया एक अलग शाखा के रूप में। ठीक है, योग दर्शन आपने पढ़ा है, भारत में दर्शन होते हैं, 60 दर्शन होते हैं, है ना, तो उसमें से एक दर्शन, 6 दर्शन होते हैं ना, उनमें से एक दर्शन योग दर्शन माना जाता है। और योग दर्शन का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है उस ग्रंथ का नाम है योग सूत्र। ठीक है, ये सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने अपनी बात कही है, जिसमें, है ना, एक सूत्र तो यही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि योगः, ये सूत्र है पूरा, है ना। तो उसमें से ही 8 नाम निकले, तो उन्होंने बताया योग के 8 अंग होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो योग के बारे में उनका क्या योगदान है, मैंने बताया कि सबसे पहले तरह तरह के ग्रंथों में योग फैला हुआ था, एक किसी ग्रंथ में नहीं था उसकी जानकारी, और अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या, उसकी संगठित बातें एक ग्रंथ में उन्होंने की, और जिस ग्रंथ का नाम क्या है, योग सूत्र। ठीक है, तो योग की प्रणेता भी उन्हीं को माना जाता है। ठीक है, योग के पिता माने, है ना।
पिता प्रणेता वही बात होती है, जनक है ना, जनक है ना। तो योग के प्रणेता माना जाता है महर्षि पतंजलि को। तो योग के बारे में मैंने उनका योगदान आपको बताया, और साथ में उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया, ठीक है। आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और उसके बाद जो इनका बड़ा योगदान है वो है व्याकरण के क्षेत्र में, ठीक है। तो व्याकरण के क्षेत्र में मैंने बताया महर्षि पाणिनि के बाद उन्होंने योग की नहीं, व्याकरण की जो विरासत थी उसे संभाला और व्याकरण को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अभी पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। तो पहले देख लेते हैं इनका जन्म वर्ष क्या है। जन्म वर्ष इनका 200 ईस्वी पूर्व है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। और जन्म स्थान है इनका गोनर्द यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है उसका एक जिला है गोंडा, है ना। गोंडा जिला है पूर्व में, तो पूर्व में एक जिला है गोंडा, उस जिले का पुराना नाम था गोनर्द, वहीं इनका जन्म हुआ था। यानी गोनर्द यानी गोंडा यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी माता का नाम गोणिका था, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैं आता हूँ 200 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ, तो ये किस राजा के दरबार में रहते थे, तो शुंग वंश के एक संस्थापक राजा हुए हैं जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग, उनके दरबार में इन्हें आश्रय मिला हुआ था, ठीक है, क्लियर है। तो अब इनकी व्याकरण की बातें मैं आपको बताता हूँ। महर्षि पाणिनि के बाद उन्होंने व्याकरण को एक वैज्ञानिक रूप देने के लिए, है ना, व्याकरण बहुत कठिन होती है, व्याकरण को बहुत सरल रूप देने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए, रोचक यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। और इस विषय पर महर्षि जो पाणिनि की पुस्तक है ना अष्टाध्यायी, उसकी व्याख्या की बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी पुस्तक उन्होंने लिखी। महर्षि पाणिनि की जो पुस्तक है उसकी व्याख्या करते हुए, और उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया, महाभाष्य। क्या नाम रखा गया, महाभाष्य। तो महर्षि पाणिनि की जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी, वो बहुत जटिल है, वो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसे समझ नहीं सकता बिल्कुल भी, वो इतनी कठिन मानी जाती है पुस्तक। अच्छे उसे देख के, है ना, डरते हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में इतना बड़ा ग्रंथ है, तो उसे समझना किसी सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने, ताकि जड़ से जड़ व्यक्ति भी व्याकरण सीख सके, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी व्याकरण के सामान्य तथ्यों को समझ सके, उसे व्याकरण इंटरेस्टिंग लगे, रोचक लगे, और साथ में व्याकरण को एक वैज्ञानिक रूप दिया जाए, ठीक है, ताकि कोई इसे जड़ विद्या मानकर, व्यर्थ की विद्या मानकर नकार ना दे। महर्षि पतंजलि ने इस क्षेत्र में काम किया और एक विराट ग्रंथ लिखा, जो ग्रंथ क्या कहलाता है, महाभाष्य कहलाता है, ठीक है। इसका नाम आप याद रखेंगे, व्याकरण ग्रंथ है महाभाष्य। तो इनका विशेष योगदान व्याकरण के क्षेत्र में यह है कि इन्होंने व्याकरण को सरल बनाया, रोचक बनाया और वैज्ञानिक बनाया, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि के 3 क्षेत्र आपको मिलते हैं। एक तो योग के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है मैंने बताया, उनका चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है वो बताया, और साथ में व्याकरण के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान है। तो वो वैयाकरण तो है ही, वो योग शास्त्री भी हैं और वो आयुर्वेद के जानकार भी हैं, ठीक है, आयुर्वेदज्ञ भी हैं वो, ठीक है, चिकित्सा शास्त्री भी हैं वो। तो मल्टी टैलेंटेड, है ना, बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हुए महर्षि पतंजलि। इसी कारण आज भारतवर्ष ने उन्हें बहुत कुछ दिया। कैसे दिया, क्योंकि वो भारतवर्ष में इस समय बहुत जाने जाते हैं, और पतंजलि, है ना, योग के प्रणेता के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, क्या था आपका महर्षि पतंजलि से संबंधित विषय था। इसे आप बहुत अच्छे से सुन करके 1-2 बार वीडियो को देख करके तैयार कर लेंगे। 1-2 बार वीडियो देखेंगे खुद ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। बड़े अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको प्रयास सार्थक लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय अवश्य दें कि क्लास के दौरान, है ना, आपको चीज़ें समझ में आई हैं नहीं आई हैं, या क्लास में कोई कमी है तो किस तरीके से सुधारी जा सकती है, या कौन से टॉपिक और पढ़ाए जाएं, ठीक है। जो भी आपके मन की बात हो अपनी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें, और साथ में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथ के स्टूडेंट्स तक, ताकि सभी लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप अच्छे से पढ़िए। किसी और पर्सनैलिटी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।